हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में डॉक्टर BC जाट सर हमें कुछ नई बात बताएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए पढ़ते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आप इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है पृथ्वी की आयु पर, उसे ज़रूर देखें। जियोमॉर्फोलॉजी के इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो शुरू करते हैं पढ़ना। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय सारिणी। वैसे तो टाइम स्केल पढ़ने में हर ज्योग्राफी वाले को एक समस्या आती है, वो ये कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की 2-3 किताबें उठाकर देखेंगे तो हर किताब में टाइम स्केल में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सब किताबों में टाइम स्केल कहीं भी सेम नहीं दिखेगा, सब में कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखेगा। मैं किताबों का नाम नहीं लूँगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हाँ, लेकिन सबकी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं ये आपको बता सकती हूँ कि डॉक्टर BC जाट सर की बुक में आपको टाइम स्केल की सबसे अच्छी व्याख्या मिल जाएगी। ऐसा मैं जाट सर की किताब के प्रचार के लिए नहीं कह रही हूँ, आप खुद फिजिकल ज्योग्राफी की सभी किताबें पढ़कर देखिए, आपको अंतर समझ में आएगा। और अभी जो टाइम स्केल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये रेडियो एक्टिव तिथिकरण जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मेथड से निर्धारित की हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बना सकूँ। तो अब सबसे पहले हम भूवैज्ञानिक समय मापनी को समझेंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसमें भूगर्भिक समय को सबसे पहले ईऑन या एऑन यानी कि कल्प, हिंदी में कल्प बोलते हैं, तो सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा खंड है ये ईऑन या एऑन कल्प। और उसके बाद कल्पों को महाकल्प में डिवाइड किया गया, कल्प को महाकल्प में डिवाइड किया गया यानी कि एरा में डिवाइड किया गया और एरा को पीरियड में और पीरियड को इपॉक में डिवाइड किया गया। अब ये जो परत हमने बनाई है इसे हम पृथ्वी के क्रस्ट की परत मान लेते हैं और ये है सबसे नई परत, उससे पुरानी, उससे भी पुरानी, उससे भी पुरानी और सबसे पुरानी परत। जो सबसे पुरानी परत है, सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी परत होगी। अब हम इन्हीं परतों पर टाइम स्केल सीखेंगे। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे और एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से हम टाइम स्केल को पढ़ेंगे। अब तक के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को 2 कल्पों में बांटा गया। पहला प्री कैम्ब्रियन या क्राइप्टोजोइक कल्प, दूसरा है फेनेरोजोइक कल्प। यानी कि पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को 2 कल्पों में बांटा गया और इसे एऑन या एऑन कहते हैं इंग्लिश में कल्प को, जो कि सबसे बड़ा समय मापक है टाइम स्केल का। और इन कल्पों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो कल्प रहा है वो था प्री कैम्ब्रियन कल्प यानी क्राइप्टोजोइक कल्प। तो यहाँ कैम्ब्रियन में जो कैम्ब्रियन शब्द है वो यूनाइटेड किंगडम का एक प्लेस है कैम्ब्रिया नाम का, और सबसे पहले इस कल्प के साक्ष्यों का अध्ययन कैम्ब्रिया में ही हुआ था और इसीलिए मिलता जुलता नाम रखा गया है इस कल्प का। और इस कल्प को क्राइप्टोजोइक कल्प भी कहते हैं। क्राइप्टो का मतलब होता है अदृश्य और जोइक का मतलब होता है जीवन, अर्थात वह समय जिसका दृष्टिगत विवरण ना मिलता हो। और प्री कैम्ब्रियन काल का जो समय था वो आज से 450 मिलियन वर्ष पहले से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पहले तक था। उसके बाद दूसरा जो कल्प रहा है फेनेरोजोइक कल्प, ये इसका समय प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से लेकर के अब तक चला आ रहा है। उसके बाद इन कल्पों को बांटा गया महाकल्प में और प्री कैम्ब्रियन काल जो है यानी कि प्री कैम्ब्रियन कल्प जो है इसे 3 महाकल्पों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पहला है प्रीस्कॉन, फिर आर्कियन और फिर प्रोटेरोजोइक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजोइक के बारे में यानी प्रीस्कॉन के बारे में। तो एजोइक महाकल्प का जो समय था
उस समय हमारी पृथ्वी ठीक से ठंडी हुई नहीं थी। चारों तरफ भूगर्भ से अनेक छिद्रों के द्वारा ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे और धरातल पर फैल रहे थे। ठंडे होने की इस प्रक्रिया के समय जो गैसें निकल रही थीं, उन गैसों ने वायुमंडल का रूप धारण कर लिया और वायुमंडल में इन गैसों का संघनन शुरू हुआ और हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही थी। और ये वर्षा का जल पृथ्वी के छिछले गहरे हिस्से में भरता गया, जो महासागर का रूप धारण कर रहा था। यहाँ पर जो एजोइक शब्द है, उसमें जोइक का मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन। तो यहाँ पर एजोइक की बात हो रही है, यानी कि जीव रहित, जीव के बिना। तो एजोइक महाकल्प में कोई जीव जंतु तो था नहीं, तो एजोइक का नाम बिल्कुल ठीक रखा गया है इस महाकल्प का, क्योंकि उस समय कोई जीव जंतु नहीं था। चारों ओर केवल विशाल जलराशि थी, ज्वालामुखी थे और भूपर्पटी का निर्माण हो रहा था। अब एजोइक महाकल्प के बाद आर्कियोजोइक महाकल्प की बात हम करेंगे। साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि आर्कियोजोइक महाकल्प के समय वलन और भ्रंश भी हुए थे और भारत की जो धारवाड़ शैल है उसका निर्माण भी इसी महाकल्प में हुआ था और कनाडा का लॉरेशियन पर्वत जो है उसका निर्माण भी आर्कियोजोइक महाकल्प का ही है। अब आर्कियोजोइक महाकल्प के बाद प्रोटेरोजोइक महाकल्प आया और इस महाकल्प के समय तेज ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, भ्रंश हुए थे, पर्वत भी बने और भारत का जो अरावली पर्वत है वो इसी समय का है। कुड़प्पा और विंध्य जैसी शैलों का निक्षेप भी इसी समय में हुआ था और धात्विक खनिज होने का भी प्रमाण मिला है। और प्रोटेरोजोइक महाकल्प में ही जलवायु के ठंडे होने का भी संकेत मिलता है। जीवाश्मों से पता चलता है कि जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ और मोलस्का जैसे जीव गर्म सागरों में थे और सागरों में घास भी थी, लेकिन स्थल भाग पर जीव नहीं थे। ये जो प्रोटेरोजोइक महाकल्प है इसे प्रागजीवी महाकल्प भी कहा गया है। प्रागजीवी का मतलब होता है प्रारंभिक जीवन का काल, और इस तरह के जीव सागरों में पाए गए, तो यानी कि प्रारंभिक जीवन का काल था, जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। और जो इस महाकल्प में सबसे प्राचीन हिमयुग की भी मतलब सबसे प्राचीन हिमयुग जो था उसके होने का भी साक्ष्य मिला है। तो हमने प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद दूसरा जो कल्प है वो है फेनेरोजोइक कल्प, और फेनेरोजोइक कल्प को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। 4 महाकल्प कौन से रहे हैं? पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प को प्राथमिक काल कहा गया, मध्यजीवी महाकल्प को द्वितीयक काल कहा गया, नवजीवी महाकल्प को तृतीयक काल कहा गया और नूतन महाकल्प को चतुर्थक काल कहा गया। अब सबसे पहले हम पुराजीवी महाकल्प के बारे में पढ़ेंगे। और प्री कैम्ब्रियन काल के बाद पुराजीवी महाकल्प की जो पूरी अवधि थी वो 37 करोड़ वर्ष की थी। पुराजीवी महाकल्प को 6 काल में बांटा गया है। पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब इन सभी 6 कालों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम कैम्ब्रियन काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प के बाद से 10 करोड़ वर्ष तक कैम्ब्रियन काल का समय रहा था। कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ इस काल में। भारतवर्ष के विंध्याचल जो पर्वत है उसका उत्थान भी कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। और बिना रीढ़ वाले समुद्री जीव के साक्ष्य मिले हैं, जैसे शैवाल, कवक, डाइटम, जीवाणु, स्पॉन्जी, घोंघा, ब्रोकीपॉड्स, ट्राइलोबाइट। तो जो ट्राइलोबाइट जो जीव है ये वर्तमान के जो केकड़े हैं उनके समान था, और ट्राइलोबाइट जीवों की अधिकता के कारण कैम्ब्रियन काल को ट्राइलोबाइट काल भी कहते हैं। और जीव और वनस्पति केवल सागर में ही थे, स्थल पर नहीं थे कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट है आर्डोविसियन काल। इस काल के साक्ष्य जो है इंग्लैंड की उस जगह से मिले थे जहाँ पे आर्डोविसेज नाम की जनजाति निवास करती थी, और यही कारण है कि इस काल का नाम आर्डोविसेज जनजाति के नाम पर
पड़ गया आर्डोविशियन। और आर्डोविशियन की जो अवधि थी वो कैम्ब्रियन काल के बाद से 6 करोड़ वर्ष तक थी। और इस समय में यानी आर्डोविशियन काल के समय में सागरों का विस्तार हुआ, गर्म जलवायु थी और जीव और वनस्पति केवल सागर में ही थे। और पहली बार रीढ़ वाले जीवों का विकास इस काल में हुआ था और प्रथम बार प्रवाल और सीप इस काल में प्रकट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन काल की जो अवधि रही है वो आर्डोविशियन काल के बाद से लेकर के 4 करोड़ वर्ष तक रही थी। सागरों में जीवों की मात्रा में वृद्धि हुई, जैसे प्रवाल, सागरीय लिली, गैप्टोलाइट जियंटो और बिच्छू भी थे। जो बिच्छू थे सिल्यूरियन काल में वो 9 फीट तक लंबे हुआ करते थे। और सागरों में रीढ़ वाले जीवों की अधिकता हो गई, मछलियों की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं और प्रथम बार पौधे के होने के साक्ष्य मिले, लेकिन इस काल में पौधों में पत्तियां नहीं थीं। उसके बाद नेक्स्ट है डिवोनियन काल। डिवोनियन काल सिल्यूरियन काल के अंत से लेकर के 6 करोड़ वर्ष तक डिवोनियन काल की अवधि रही थी और पौधों में पत्ती, जड़ और तनों का विकास हुआ। ऐसे जीवों का विकास हुआ था जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते थे और मछलियों की अधिकता के कारण इस काल को मत्स्य काल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल डिवोनियन काल के अंत के बाद इसकी अवधि 6 करोड़ 50 लाख वर्ष तक रही थी। इस काल की शैलों को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा गया, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन। कोयले की उत्पत्ति के साक्ष्य पाए जाने के कारण इस काल को कोल एज कहा जाता है, कोयला युग कहा जाता है। और इस काल के अंतिम चरण में एक हिम युग भी हुआ था। पहली बार रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, पंखदार कीटों का विकास हुआ और शंकुधारी वनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पर्मियन काल, जो कि पुराजीवी महाकल्प का आखिरी काल रहा और इसकी अवधि जो रही वो कार्बोनिफेरस काल के अंत के बाद 5 करोड़ वर्ष तक रही थी। इस काल की शैल जो रूस का वोल्गा क्षेत्र है वहाँ पाई गई थी, जहाँ कभी पर्मिया नाम का राज्य था, उसी के नाम पर इस काल का नाम पड़ा। और अपलेशियन पर्वतों का निर्माण इसी काल में हुआ था, पर्मियन काल में, और बड़े वृक्षों का विस्तार शुरू हो चुका था। वर्तमान जो छिपकली है, कछुआ है और मांसाहारी सरीसृपों की भी अधिकता पर्मियन काल में थी। अब पैलियोजोइक महाकल्प को समझने के बाद हम मेसोजोइक यानी मध्यजीवी महाकल्प को समझेंगे। तो मध्यजीवी महाकल्प जो है इसे हम सरीसृपों का काल कहते हैं, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। और इस महाकल्प को 3 काल में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब सबसे पहले हम ट्रियासिक काल को समझेंगे। ट्रियासिक काल की कुल अवधि जो है वो 5 करोड़ वर्ष थी और ट्रियासिक काल में पेंजिया का निर्माण हो गया था। प्रथम स्तनधारी इसी काल में हुए, डायनासोर इसी काल में उत्पन्न हुए, ट्रियासिक काल में ही, और प्रथम तितली और दीमक का आगमन भी इसी काल में हुआ था, ट्रियासिक काल में। अब ट्रियासिक काल के बाद आया जुरासिक काल। जुरासिक काल की कुल अवधि 4.5 करोड़ वर्ष थी। इसी काल में बहुत विशाल डायनासोर थे जो जल और स्थल दोनों पर रहते थे। कुछ डायनासोर उड़ते भी थे, उड़ने वाले भी थे। जुरासिक काल में ही उड़ने वाले पक्षियों का भी आगमन हुआ था और मगरमच्छ भी इसी काल में आए थे। उसके बाद जुरासिक काल के बाद आया क्रिटेशियस काल, जिसकी कुल अवधि 7 करोड़ वर्ष थी। इस काल में कुछ पर्वतों का उत्थान शुरू हुआ था, जैसे आल्प्स, हिमालय, एटलस, रॉकी और एंडीज। इस काल में फूलदार पौधे भी हुए और इसी काल में ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा हिमानी से ढका हुआ था और सरीसृप जो थे वो विलुप्त होने लगे थे। उसके बाद अब फेनेरोजोइक कल्प का जो तीसरा महाकल्प है, नवजीवी महाकल्प, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेनेजोइक एरा। तो इस महाकल्प के दौरान पृथ्वी पर अनेक भूगर्भिक हलचल हुई। पृथ्वी पर महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप इसी महाकल्प में विकसित हुआ था
और नवजीवी महाकल्प को 5 युगों में बांटा गया। नवजीवी महाकल्प के 5 युग हैं पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो अब सबसे पहले हम पैलियोसीन के बारे में समझेंगे। तो पैलियोसीन युग में रॉकी पर्वत का उद्भव हुआ और मांसाहारी स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, घोड़े का आगमन हुआ और जो घोड़े थे वो वर्तमान घोड़े जैसे ही दिखते थे। उसके बाद पैलियोसीन युग के बाद आया इयोसीन युग। इयोसीन युग में हिमालय की रचना शुरू हो गई थी। हाथी, घोड़े, गेंडे, सुअर, ऊंट, चूहे और समुद्र में व्हेल भी थी। इस युग में प्राचीनतम बंदर भी थे। उसके बाद इयोसीन युग के बाद आया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन युग में हिमालय की उत्तरी श्रेणी यानी महान हिमालय का निर्माण इसी युग में हुआ था, ओलिगोसीन युग में। और बिना पूंछ वाले बंदर इसी युग में हुए थे। किसमें? ओलिगोसीन युग में, जिसे मानव का पूर्वज कहा गया था। उसके बाद ओलिगोसीन युग के बाद आया मायोसीन युग। मायोसीन युग में हिमालय की दूसरी श्रेणी अर्थात लघु हिमालय का निर्माण शुरू हो गया था या निर्माण हो गया था। मानव जैसे कपि इस युग में थे और मानव जैसे कपि इसी युग में थे। हड्डी वाली मछलियाँ और पेंगुइन भी इसी युग में थी। किसमें? मायोसीन युग में। उसके बाद मायोसीन युग के बाद आया प्लायोसीन युग। प्लायोसीन युग में हिमालय की तीसरी श्रेणी बनी जिसे शिवालिक कहा जाता है। प्लायोसीन युग में प्रथम आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो हमने नवजीवी महाकल्प को भी समझ लिया। अब फेनेरोजोइक कल्प में जो आखिरी महाकल्प हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नियोजोइक महाकल्प यानी नूतन महाकल्प, और इसे चतुर्थक काल भी कहते हैं। नूतन महाकल्प को 2 युगों में बांटा गया था। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। तो सबसे पहले हम प्लीस्टोसीन युग के बारे में जानेंगे। प्लीस्टोसीन युग में पृथ्वी के अनेक भाग हिम से ढक गए थे। आदि मानव जो थे वो एशिया और यूरोप तक फैल चुके थे। इस युग के जो जीव जंतु थे वो वर्तमान जीव जंतुओं से ही मिलते जुलते थे। उसके बाद प्लीस्टोसीन युग के बाद आया होलोसीन युग अर्थात अभिनव युग, जो कि आधुनिक युग है और लास्ट के 10,000 वर्ष का समय होलोसीन युग कहा जाता है। होलोसीन युग जो है वो मानव युग कहा जाता है और स्थल पर मानव ने कृषि और पशुपालन करना सीख लिया। तो ये था टाइम स्केल जिसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से आज समझा है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है जिसको हम सभी को डॉक्टर BC जाट सर बताएंगे। फ्रेंड्स, हम आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं जो भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है, भूगर्भिक समय मापनी। भूगर्भिक समय मापनी को मैं आजकल ये मानता हूँ कि 2 पार्ट में पढ़ना चाहिए। पहला पार्ट इसकी मूल जो विभाग दिए गए हैं जो विभिन्न महायुगों और युगों के अंदर लास्ट में आकर के होलोसीन तक रुक जाते हैं, लेकिन 1885 तक होलोसीन को मान्यता दी गई थी। और होलोसीन की मान्यता के बाद में अभी हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ साइंसेज एक संस्था है, उसकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी और उस पत्रिका के अंदर एक नया नाम हमारे सामने आया है और वो नाम है मानव युग, जिसे सभी विद्वानों ने एंथ्रोपोसीन कहा है। सन 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता पाल क्रूडजन ने इस युग के लिए एंथ्रोपोसीन वर्ड दिया है कि इससे जो मनुष्य के क्रियाकलापों से जनित जो समय निकला है जिसमें मनुष्य ने काफ़ी चेंज किया है, इसलिए उन्होंने इसको एंथ्रोपोसीन नाम दिया है। और इसके बाद में 2009 में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने एक ग्रुप बनाया 35 वैज्ञानिकों का, वर्किंग ग्रुप ऑन दी एंथ्रोपोसीन, और उन्होंने 35 वैज्ञानिकों का मतदान हुआ 2016 में और 2016 में उनमें से 30 जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एंथ्रोपोसीन को एक युग के रूप में मान्यता देने का एक औपचारिक जो समर्थन है वह उन्होंने दिया।
लेकिन ये औपचारिक जो समर्थन है वो ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। इसमें इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी के एक इंस्टीट्यूट है, वह जो पृथ्वी के जो इतिहास है आज से 460 करोड़ वर्ष पुराना, उसके विभिन्न युगों को एक निश्चित टाइमलाइन में बांध करके और उनका नामकरण फिक्स करके और अंतिम रूप दे करके उसका नामकरण प्रदान करती है। तो अभी तक 2016 के बाद में इसको वैज्ञानिक तौर पर मान्यता मिलना अभी बाकी है, लेकिन 1950 के बाद एक नया युग तो हमारे सामने आ गया है जिस पे काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। ये क्यों भिन्न है? ऐसा भी तो हमें मानना चाहिए कि 1885 में जब होलोसीन को मान्यता मिल गई थी तो हमें एंथ्रोपोसीन नाम नया लाने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? ये बात आई है। इसमें एक नया शब्द और बीच में आया है। ये जो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंसेज की एक पत्रिका का जो लेख आया था, उस लेख में ये भी कहा गया था कि एक जो समय था जिसे कोलंबियन एक्सचेंज नाम दिया गया, कोलंबस के नाम पर कोलंबियन एक्सचेंज या कोलंबियन इंटरचेंज नाम दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में पौधों, जानवरों और संस्कृतियों, इंसानों यानी हम स्वयं मनुष्य और इनसे जनित कई बीमारियों और हमारे विचारों या तकनीकी, इसका एक्सचेंज हुआ है इस पूरे दुनिया के अंदर। इस एक्सचेंज के बाद में हमने इस प्रकृति के अंदर पिछले 11,000 वर्षों में काफ़ी सारा बदलाव किया है और सबसे जो बड़ा बदलाव किया वह बदलाव किया है यहाँ की जैव विविधता और प्रजातियों के अंदर मनुष्य ने अपनी तरफ से काफ़ी चेंजेस किए हैं। और इन चेंजेस के चलते ही पाल क्रूटजन ने सन 2000 में ये नाम दिया था कि वर्तमान युग को हम एंथ्रोपोसीन युग कहेंगे। तो इसके बारे में आपको विस्तार से अगर पढ़ना है तो काफ़ी कुछ अभी जो नई नई पत्रिकाएं साइंस की आ रही हैं उन पे देखना है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब भी आप भूगर्भिक समय मापनी पढ़ें तो एंथ्रोपोसीन जो युग है इस युग को ज़रूर आप इसके अंदर ऐड करके पढ़ें।